मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उसके लिए घर से भाग गई। शोहर मुझे अपने घर ले गया। सास ने शोहर को नशे पर लगाकर मुझसे बदकारी करवाती थी और बहुत जुल्म करती थी। शोहर ने मुझे नशे के इंजेक्शन लगा दिए और मुझ पर बहुत जुल्म किया और उसकी माँ अपने बेटे को लालच देती कि मैं तुझे और नशा ला कर दूँगी, तुम्हारी बीवी से कमाया करूँगी। फिर सास रोज़ाना रात को आदमियों से पैसे लेकर मुझे उनकी हवस का निशाना बनाती। एक दिन रात को मेरे जिस्म से रूह निकल गई जब शोहर और उसके दोस्तों ने मेरे घर पर उस वक्त मीडिया की टीम मौजूद थी। मेरा शोहर घर की ऊपरी मंजिल पर नशे में चूर सो रहा था जब वो सहाफ़ी मेरे घर पहुंचे। सबसे पहले एक सहाफ़ी जो कि उनमें सीनियर था ऊपर की मंजिल में गया था। लेडीज़ पुलिस भी घर में पहुंच चुकी थी जो मेरी सास को घर के छोटे से सहन में बिठाए हुए थी। पूरे मोहल्ले वाले हमारे मेन दरवाजे से कान लगाए खड़े थे। कुछ तो दरवाजे के ऊपर से देखने की कोशिश भी कर रहे थे कि अंदर क्या माजरा चल रहा है। एक अफरा तफरी का आलम था। मैं एक दूसरे कमरे में बेजान वजूद लिए बैठी अपनी ज़िंदगी के गुजरे लम्हात सोच रही थी। सामने लगे आईने मुझे मेरा असल सूरत दिखा रहा था। मेरे सामने के बाल बेदर्दी से काट दिए गए थे जो मुझे बदसूरत और बदनुमा दिखाने के लिए काफ़ी थे। मेरे गले पर एक ज़ख्म का निशान था जिससे खून रस रहा था। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी गंदुमी रंगत काली और पीली रंगत में बदल चुकी थी। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर ने वो अजियत दी थी कि मेरी रूह तक लरस गई थी। हम लड़कियां ख्वाबों की दुनिया में रहने की ख्वाहिशमंद होती हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि ये ख्वाब कभी कभी कांच की तरह साबित होते हैं और हमारी आंखें जख्मी कर देते हैं। मैं पिछले 5 साल से इन ख्वाबों की अजियत को सह रही थी। मेरा शुमार भी उन्हीं लड़कियों में होता था जो मोहब्बत की शादी पर यकीन रखती हैं। शादी से पहले की मोहब्बत भरी बातें और एक खूबसूरत सी लव स्टोरी के बाद शादी। बस मुझे भी यही शौक़ था। जब भी मैं किसी ड्रामे में ऐसे सीन देखती तो खुद को हीरोइन की जगह रखकर सोचती थी। मेरे चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आकर ठहर जाती। मैं भी इसी ख्वाबों की दुनिया की बासी थी। मेरी पहली मुलाकात अजीज़ से रिक्शे में हुई थी। मेरा घराना भी गुर्बत का शिकार था और अजीज़ रिक्शा चलाता था। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता। जब मैं 13 साल की हुई तो दिल चाहता कि हर कोई मुझे देखकर मुतवज्जा हो, मुझे अहमियत दे। खुद को सजाने संवारने का शौक़ भी मुझे होने लगा क्योंकि मैंने उस वक्त बचपन से लड़कपन में नया कदम रखा था, इसलिए हवाओं में उड़ती फिरती थी। मेरी रंगत कुछ गंदमी सी थी। 10 रुपये वाले फेयर एंड लवली का साशे में पूरे 8 दिन चलाती थी। बाहर जाने से पहले मैंने क्रीम लगाकर आंखों में काजल लगा लेना। इसी से ही मैं काफ़ी जाज़िबे नज़र लगने लगती। बाहर चले जाना, गली में आकर किसी आवारा से लड़के ने मुझे देखकर सीटी बजा देना या कोई फिक्रा कस देना तो मेरी हंसी नहीं रुकती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए शायद हर लड़का मुझे देखकर दीवाना होने लगा है। क्योंकि मेरी उम्र में कदम रखते ही ज़्यादातर लड़कियों को हर चमकती चीज़ सोना नज़र आती है। उस पर गुर्बत और जहालत तालीम का हमारे घरानों में दूर दूर तक कोई वास्ता न था। अम्मा घरों में काम करती थी, अब्बा चौकीदार थे। घर में 5 बहन भाई मुझसे छोटे थे। मैं सबसे बड़ी थी। अम्मा सुबह की काम पर गई, मगरिब के बाद घर आती थी। अब्बा रात को चौकीदारी करता और दोपहर को मजदूरी करने चला जाता। मैं बस जैसा तैसा खाना पकाकर छोटे बहन भाइयों को खिलाकर घर से बाहर निकल जाती और अम्मा के घर आने से पहले घर लौट आती। मेरी दोस्ती अजीज़ से कुछ दिन पहले हुई थी, वरना पहले तो मैं सहेलियों के घर जाकर बैठ जाती थी। मैं पैदल ही सहेली के घर जा रही थी जब अजीज़ अपना रिक्शा मेरे बराबर लाकर पूछने लगा कि कहाँ जाना है, मुझे बताओ, मैं छोड़ आता हूँ। मैंने उसे कहा कि टूटे पैसे नहीं है मेरे पास। उस पर यह जाहिर नहीं मैं करना चाहती थी कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। वो हंसने लगा, कहने लगा कि पैसे किससे मांगे हैं, मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, बैठो, तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उसके रिक्शे में बैठ गई। उसने पहले तो मुझे रिक्शे का चक्कर दिलवाया, फिर सहेली के घर भी छोड़ दिया। अब तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। अजीज़ मुझे रोज़ रिक्शे में घुमाने फिराने लगा। हम लोग खूब बातें भी करने लगे। वो मुझसे 3-4 साल ही बड़ा था। देखने में दुबला पतला सा था, बाल घुंघराले और लंबे थे। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाप के इंतकाल के बाद वही रिक्शा चलाया करता था। उसकी जेब में भी पैसे होते थे। वो मुझे कभी गोलगप्पे चाट खिला देता, मेरी तारीफ़ें करता। जब मैं उतराई फिरती, घर आकर कई घंटे आईना देखती रहती। मुझे अपना आप किसी हसीन लड़की से कम नहीं लगता था क्योंकि अजीज़ मुझसे ऐसी तो बातें करता था। मैं जिस कच्ची उम्र में थी, अब मैं ऐसे ख्वाब आंखों को भले लगते हैं और महबूब की मोहब्बत भरी बातें दिल को अच्छी लगती हैं। सब कुछ बड़ा दिल फरेब सा लगता है। मैं रात भर अजीज़ के ख्वाब में आंखों में सजाए लगती थी। चंद माह ही गुजरे थे कि मैंने एक बार अजीज़ को सिगरेट पीते देखा। सिगरेट तो वो पहले भी पीता था, लेकिन ये सिगरेट कुछ अलग किस्म का था
उसकी खुशबू भी अलग सी थी। पीने के दौरान ही उसकी आंखें गुलाबी होने लगी। उसकी बू मुझे नागवार सी लगने लगी। मैंने अजीज से पूछा कि सब क्या है, ये कौन सी सिगरेट है। कहने लगा, ये जिंदगी है नाइला, इसे पीकर ऐसे लगता है कि इंसान दुनिया से जन्नत में आ गया हो, दुनिया के सारे गम भूल जाते हैं। लो तुम भी पी कर देखो। अजीज ने वो सिगरेट मेरे मुंह के करीब किया। मैं फौरन उसे पीछे हटा दिया। वो मेरे बेसाख्ता पीछे हटने पर हंसने लगा। जितना तुम घबरा रही हो, एक बार पी तो लो, ऐसा सुकून मिलेगा कि रोज मांगोगी। न जाने क्यों मुझे अजीज से कुछ वहशत सी होने लगी। मैं रिक्शे से नीचे उतर गई। मैंने कहा कि मैं घर जा रही हूँ। मैं ही कहकर तेज तेज कदम उठाती अपने घर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं नहीं रुकी। घर आकर मैं बहुत परेशान थी। अजीज नशा करता था और नशा करने वालों की हिर्स तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उस वक्त मेरी मोहब्बत का ये आलम था कि मैं अजीज को इतना चाहने लगी थी, मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं थी। अभी मैं अपने दिल और दिमाग की जंग में कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं कि एक और इफ्तिदा मुझ पर आन पड़ी। मेरी फूफो ने अब्बा से मेरा रिश्ता मांग लिया। अम्मी और अब्बू तो सुनकर ही खुश हो गए थे, लेकिन मैं तो पूरी की पूरी अजीज की मोहब्बत में डूब चुकी थी। कैसे किसी और के साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी, हालांकि मेरा कज़न अच्छा कमाता था। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे रिश्ता कबूल नहीं, लेकिन अम्मी ने मुझसे बुरी तरह से डांटा कि तुम्हारी फूफो का घराना हमारे घराने से बेहतर है और हम कौन सा तुम्हारी शादी अभी करने लगे हैं, अभी तो बात पक्की की है, 3-4 साल के बाद शादी हो जाएगी। यहाँ तक तो मुझे मामला ठीक ही लगा कि बात तो पक्की हुई है, 4 साल तक तो मैं खुद ही अम्मी को अजीज़ के लिए मना लूँगी। लेकिन मेरे होश उस दिन उड़े जब फूफो ने निकाह का शोशा छोड़ दिया। कहने लगी, निकाह अभी कर लो, रुखसती चाहे 4 साल के बाद दे देना। अम्मी और अब्बा ने भी हामी भर ली। मेरा तो रो रो के बुरा हाल था। मैं अजीज़ के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती थी। मुझे उस वक्त ये लगता था कि अगर मुझे अजीज़ ना मिला तो मैं यकीनन मर जाऊंगी। मैंने ये बात अजीज़ को बताई तो उसकी हालत भी मुझसे ज़्यादा मुख्तलिफ ना थी। कहने लगा, नाइला मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो। मैं रोने लगी और वो भी बेहद परेशान था। कहने लगा, तुम रात को घर से भाग जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। उसकी ये बात सुनकर पहले तो मैं घबरा सी गई। मैंने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी अम्मा ने देख लिया तो मेरी टांगें तोड़ देंगी। लेकिन वो कहने लगा कि किसी को कुछ खबर नहीं होगी, तुम रात को अपनी अम्मा के सोने के बाद बाहर निकलना, तुम्हारे अब्बा तो वैसे भी रात को घर नहीं होते, हम भाग जाते हैं, मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं, हम दोनों की शादी करवा देंगी। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंदी थी कि अजीज़ के अलावा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अजीज़ से कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं रात को सबके सोने के बाद उठी, अपने 2-3 जोड़े एक पड़े हुए बैग में डाले और बड़ी मोहतात तरीके से सहन में आई। सहन उस वक्त खाली था। मैं धीरे धीरे चलते हुए घर से बाहर निकल गई। हमारी गली में सन्नाटा सा था। अजीज़ ने दूसरी गली आने का कहा ताकि किसी को भी शक ना हो। उस पर ना जाने मैं चादर से मुंह छुपाए तेज तेज कदम उठाने लगी। मेरा दिल खौफ के मारे कांप सा रहा था कि कहीं मेरा बाप चौकीदारी से वापस आना आ जाए और मुझे यूं गली में देखकर या किसी मोहल्लेदार की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। जैसे ही मैंने अगली गली में कदम रखा, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं बदहवास सी होकर सो गई। ये कौन था? किसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था? फिर मेरे कान के पास अजीज़ ने सरगोशी सी की, मैं हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। अजीज़ की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं उसके रिक्शे में बैठ गई। काफ़ी देर के बाद जाकर अजीज़ ने एक घर के सामने रिक्शा रोका। मैं रिक्शे से नीचे उतरी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं अजीज़ की वालिदा मुझे कबूल करने से इनकार ना कर दें। अक्सर टीवी पर मैंने ऐसी मोहब्बत के ड्रामे भी देखे थे कि लड़के की माँ भी बहुत जालिम होती है, बहू को कबूल नहीं करती, धक्के देकर बाहर निकाल देती है। मेरे दिल में एक के बाद एक दिल दहला देने वाला खदशा मेरे जान लेने लगा। मेरे पेट में गरहें सी पड़ने लगी। मैं अपने पीछे से सारे रास्ते बंद करके अजीज़ के साथ आई थी। अगर उसकी वालिदा ने मुझे कबूल ना किया तो मैं जाऊंगी कहाँ? अब तो अब्बा भी घर पहुंच चुके होंगे। दरवाज़ा खुला तो एक भरी जिसामत की खातून अजीज़ और मुझे देखने लगी। फिर मुस्कुराकर हमें अंदर आने के लिए कहा। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे चैन मिला। मैं अंदर आ गई तो वो मुझे कहने लगी, तुमने जो किया अच्छा किया, मैं कल ही तो तुम लोगों का निकाह करवा दूंगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई थी। उन्होंने ऐसे ही किया। दूसरे ही दिन मेरा निकाह अजीज़ से करवा दिया। अजीज़ का घर छोटा सा था, एक कमरा नीचे था और एक कमरा ऊपर। मुझे दुल्हन बनाकर ऊपर कमरे में बिठाया गया। मैं बेहद खुश थी। मैंने मोहब्बत पा ली थी। मैंने सोचा था कि अजीज़ मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो मेरे लिए नशा भी छोड़ देगा। मैंने शादी की रात उससे यही फरमाइश की थी। उस वक्त तो मेरी बात मान ली गई। चंद दिन तो हमारे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन इसके बाद तो अजीज़ ने रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया। वो नशे की सिगरेट ही नहीं, नशे के इंजेक्शन भी लगाता था। पूरा दिन वो नशे में सोया रहता। जब मैं अपनी सास से कहती कि उसे काम पर भेजा करें तो कहने लगती, ये कहाँ मेरी सुनता है,
अजीज़ की मोहब्बत की ज़िंदगी शायद चंद दिन की थी, या उसने मोहब्बत को भी एक नशा समझकर किया था जो जल्द ही उतर भी गया। अब तो नौबत फाके तक आने लगी तो मेरी सास मेरे पास बैठकर रोने लगी। कहने लगी, अजीज़ के नशे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इतने भारी वजूद से कहीं काम भी नहीं कर सकती। अब बस तुम ही हो, अगर तुम कुछ कमा लोगी तो घर चल जाएगा, वरना तो फिर यूँ करो कि वापस अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर तो मैं हवास भागता हो गई। मेरे घर वाले तो मुझे कबूल नहीं करेंगे। भागी हुई लड़की के लिए घर के दरवाजे कभी नहीं खुलते। मैंने कहा कि मैं घरों में मुलाजमत कर लूँगी। वो कहने लगी, लो इस महंगाई में इतनी कम तनख्वाह में कहाँ घर चल सकेगा। मैंने कहा कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मुझे और कोई काम नहीं आता। वो कहने लगी, तुम्हें अपनी खूबी का अंदाज़ा ही नहीं, तुम एक रात में कई हज़ार कमा सकती हो, बस एक रात की बात है। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे काम क्या लेना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है, आप बताएं मुझे क्या करना होगा। जो कुछ मेरी सास ने मुझे कहा, मेरे लगा कि मेरी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सुनते ही इनकार कर दिया। वो मेरे सामने रोने लगी, बिलखने लगी, मेरी मिन्नत समाजत पर उतर आई। मैंने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, ये एक गुनाह है। कहने लगी, कौन सा गुनाह, तुम भी किन चक्करों में पड़ रही हो। मेरा दिल इस काम के लिए आमादा नहीं था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। सारे रास्ते मैंने खुद ही बंद किए थे। मैं खामोश सी हो गई। मेरी सास मेरी खामोशी पाकर खुश तो हो गई। रात को मुझे एक अच्छा लिबास पहनने को दिया और मुझे नीचे वाले कमरे में बिठाकर चली गई। कुछ देर के बाद मेरे कमरे में एक मर्द मौजूद था। सुबह तक मैं बेजान सा वजूद लिए अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे पास 1000 के नोट रखे थे, लेकिन मुझे उन नोटों से नफरत और घिन होने लगी। मेरी सास मेरे कमरे में आई। पैसे देखकर उसकी आंखें चमक गईं। उसने वो सारे पैसे उठा लिए और कहने लगी कि तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी का नाश्ता लाती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं गुमसुम सी आंसू बहाती रही। ये मेरी मोहब्बत का तोहफा था जो मुझे अपने माँ बाप की दहलीज पार करने पर मिला था। मैं ये भूल गई थी कि रात के अंधेरे में घर से निकलने वाली लड़की घर की दहलीज पार करते ही इज्जत को पैरों तले रोन देती है और फिर सारी जिंदगी इज्जत लुटाती रहती है। कभी तो वाइफ के कोठे की जीनत बनकर, तो कभी जिस्म फरोशी का धंधा करके, और कभी अपने नशे शौहर का नशा पूरा करने की खातिर। ये सिलसिला तो जैसे चल निकला था, लेकिन 1 महीने बाद मैंने इनकार कर दिया। ये अज़ियतनाक ज़िंदगी सही नहीं जा रही थी। मुझे अजीज़ पर भी हैरत थी। उसे भी उस काम से कोई एतराज़ नहीं था। मेरा इनकार सुनकर वो भड़कने लगा। कहने लगा कि मुझे इनकार नहीं सुनना। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं कमाते, मैं क्यों ये बदकारी करूं, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। कहने लगा, मैं काम नहीं कर सकता, तुम्हें ही कमाना पड़ेगा। मेरी इस बात को लेकर अजीज़ से बहुत झगड़ा हुआ। इस बार उसने मुझे ज़बरदस्ती एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लगते ही मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मैं पल भर होश से गाफिल हुई। मेरी आंख सुबह खुली थी। मेरा सर बहुत भारी था। मुझे बिस्तर देखकर अंदाज़ा हो गया कि मेरे रात के पैसे इन माँ बेटे के अब मुझे नशे में रख कर वसूल किए हैं। मैं पूरा दिन नशे में रही। शायद वो बहुत तेज़ नशे का टीका था। रात तक उसका नशा नहीं टूटा था कि जब अजीज़ ने मुझे दूसरा टीका लगा दिया। मुझे ना दिन की होश रहती थी ना रात की। कौन मेरे पास आता, कब चला जाता। मुझे मेरी सास खाने का कहती, खाना ला देती। अब मैं भी उस नशे की आदी होने लगी। अजीज़ के सिगरेट पीने लगी थी। मुझे नशे की ऐसी लत लग चुकी थी कि अगर मुझे वो इंजेक्शन ना मिलता तो मेरा जिस्म टूटने लगता। मेरी तलब बढ़ती जा रही थी। मुझे ना खाना अच्छा लगता था और बस मुझे वो टीका चाहिए होता था, और वो मुझे बस एक ही सूरत में मिलता था। एक बार मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे जिस्म फरोशी के पैसे से मेरी सास एक प्लॉट ख़रीद लिया है। मैंने अब ये करना शुरू कर दिया कि पैसे अपने पास रखने लगी। मेरी सास को जब पैसे ना मिले तो वो पहले तो मुझसे प्यार से पैसे मांगने लगी। कहने लगी कि सब कुछ तो तुम लोगों का ही है, मैं तो चाहती हूँ दूसरा घर भी बन जाए तो वो किराए पर चढ़ा दूँ ताकि तुम भी इज्जत की ज़िंदगी गुजार सको। 5 साल मुझसे जिस्म फरोशी का काम लिया गया। अब मैं उस औरत की बातों में नहीं आई थी। मैंने कहा कि मैं घर खुद बनवाऊंगी। फिर मैंने वो घर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो घर बना मेरी सास ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि वो प्लॉट उसके नाम था, उसकी मलकियत था। जब मुझे ये पता चला कि वो मुझे धोखे दे रही है तो फिर मैं बिफर गई। मेरी अजीज़ से बहुत लड़ाई हुई। अजीज़ ने मुझे बहुत मारा पीटा। मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई। अजीज़ ने मुझे बालों से पकड़ा। मेरी सास ने मेरे सामने के सारे बाल काट दिए। मेरे गले पर भी जख्म का निशान था। मेरी सास ने मेरे शौहर के साथ मिलकर मुझे मारा था, फिर उसके कमरे में बंद करके चले गए। अब जो भी शख्स मेरे पास आता मैं उसे अंधाधुन मारने लगती, लेकिन उसका एक ही हल था कि मुझे इंजेक्शन लगा दिया जाता। मैं नींद पागल सी हो गई थी। एक बार मैंने अजीज़ के फ़ोन को देखा तो एक सहाफ़ी का नंबर मुझे याद था जो कि टीवी पर प्रोग्राम भी करता था। मैं उसका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती थी। मुझे उसका नंबर असबर याद था। मैंने उसे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन उठा लिया गया।
मैंने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। वो लोग मेरी मदद करने को तैयार हो गए थे। मुझसे घर का पता पूछने लगा। 1 घंटे के अंदर वो लोग यहाँ मौजूद थे। उन्हें देखकर मेरी सास का रंग उड़ गया। कुछ ही देर में वो मेरे शोहर को नीचे लाया गया। मेरी सास बहुत तेज़ थी, खुद पर बात लाने को तैयार नहीं थी। कहने लगी कि मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ये जो भी करती थी अपनी मर्जी से करती थी। इस सहाफ़ी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि झूठ बोल रही हैं, लेकिन मेरी सास उन लोगों के सामने मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, जिसे लेडीज़ पुलिस ने उसे पीछे किया। फिर उसने साइड से सिगरेट की डिब्बियाँ उठाकर कहा कि ये देखो, ये लड़की नशे का सिगरेट पीती है, नशे के टीके लगाती है, ये तो पहले से ही यही धंधा करती थी। मेरा शोहर अब भी नशे में था, इसलिए सबको देखकर घबरा कर उसने सच बोल दिया कि मेरी माँ ने ही मुझसे कहा कि तुम अपनी बीवी से जिस्म फरोशी का काम करवाओ, तुम्हारे नशे के टीके तुम्हें लाकर दिया करूँगी। लेकिन मेरी सास मुसलसल इनकार कर रही थी। जब मुझे बाहर बुलाकर पूछा गया तो मैंने सब कुछ सच बता दिया। मैंने जब अपने से दुपट्टा हटाया तो मेरे सामने के बाल छोटे छोटे थे, चेहरे और गर्दन पर जख्म के निशान थे। जब हम सबको पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो मैंने रोते हुए सारी बात मीडिया के सामने बता दी। मुझसे एक आखिरी सवाल पूछा गया, जिसका जवाब मैंने खून के आंसू बहाते हुए दिया। और वो सवाल था कि आप उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो घर से भागकर शादी करती हैं। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि खुदा के लिए किसी की 4 दिन की मीठी बातों में कभी मत आना। माँ बाप से मुखलिस और कोई रिश्ता नहीं। अगर मैंने अपनी माँ बाप की इज्जत रखी होती तो आज अपनी कज़न के साथ इज्जत की ज़िंदगी जी रही होती। ये 5 साल मैंने किस अज़ियत में गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। इसलिए माँ बाप के घर ही लड़की की इज्जत महफूज है। जो शख्स भाग जाने के लिए कहे वो कभी इज्जत नहीं देख सकता। खाक डाले, कभी किसी की बातों में मत आना, वरना तुम इतनी बार नीलाम की जाओगी कि अपने मुंह से मौत मांगोगी। मैं ये कहते हुए ज़ारों के तार रोने लगी। काश के वक्त 5 साल पीछे चला जाए, मैं अपने घर के एक कदम भी बाहर ना निकालती। मेरी माँ लोगों के घर काम करती थी, जूठे बर्तन मांजकर हमें खाना खिलाती थी। मेरा बाप रात को चौकीदारी की नौकरी करता था, दिन में चंद घंटे सोने के बाद फिर से मजदूरी करने चला जाता था ताकि हमें इज्जत की ज़िंदगी दे सके। जब माँ बाप अपना सुख चैन बर्बाद करके औलाद के लिए इतना सब कुछ करते हैं तो औलाद को भी चाहिए कि उनकी इज्जत की खातिर ऐसी हवसशुदा मोहब्बत पर लात मार दे और इज्जत की चादर से खुद को लपेट ले। खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत को यूं मत उछालिए, कहीं माँ बाप के आंसू आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश ना बन जाएं। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।